खबर में खुश आमदेद में हूँ आपको होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा MQM की तरफ से आया है कि जी 9 मई और साइफर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सॉरी ये हुकूमत इंतखाबात पर जो उन्होंने मुतालबा किया है तहकीकाती कमीशन बनाने का, ये MQM की तरफ से आया है, मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से। और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बार फिर मुश्किल में हमें नज़र आते हैं, क्योंकि बड़े सरगर्म हैं अकबर एस बाबर साहब, वो कुछ करने देंगे या नहीं करने देंगे। मगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे अहम मसला होगा, और ये सारा जो सियासत का जो शोर शराबा है, मुझे यूँ अंदाज़ा है, लगता है कि ये डूब जाएगा उस शोर में जो मईशत का शोर होगा। 1300 से 1500 अरब रुपए के टैक्सेस लग रहे हैं। ये हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, मगर इस पर हम ख़ास तौर पर आज बात करेंगे कि एक अहम माहिर मईशत से, कि जब ये कहा जाता है कि आधी मईशत हमारी है, इनफॉर्मल मईशत तकरीबन उतनी, और हम नहीं कहते, ये डॉक्टर इकराम उल्लाह और ऐसे लोग कहते हैं जिनके बड़ा मोतबर नाम है, तो क्या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जाएगी, एक्साइज बढ़ाया जाएगा, या जो है पेट्रोल और बिजली की कीमतें, और फिर बिजली की कीमतें, इन बिजली की कीमतों की मौजूदगी में हुजूर कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और कब बढ़ेंगी और कैसे बढ़ सकती हैं? कोई हमें ये ज़रा आके कोई जो है वो बता दे कि ये सिलसिला कैसे होगा, और इसको हाथ डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जो सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे, एक ये सियासी चैलेंजेस तो हैं ही, और हमें सब अंदाज़ा हो गया। आज मेरे ख्याल में सीटों के बारे में भी क्लैरिटी होगी कि वो सीटें शायद नहीं मिलेंगी मजलिस अमल को, या जो सुन्नी इत्तेहाद। तो जदूं हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जहांगीर खान जदून, माहिर कानून हैं, उनसे बात करते हैं। पहले हम सियासत के टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया जहांगीर खान जदून साहब। तो हुजूर, ये अब मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो जो ये अपोजिशन है, इसका कोई मुतालबा जो है और इन सीटें वगैरह भी मिलने का अब कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि जब बल्ले का मामला था तो वो तकरीबन अप हेल्ड हुआ था, जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का सुपीरियर कोर्ट में भी। आई डोंट नो इट विल बी रिपीट ऑफ इट और नॉट। आपकी क्या सेंस है और आप क्या समझते हैं एज अ कानूनदान कि ये मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? देखें, इसमें बेसिक क्वेश्चन लीगल ये है कि आया इनको सीटें मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर इनको नहीं मिलनी चाहिए थी तो क्या दूसरी पार्टी को मिलनी चाहिए थी? इसमें दो बुनियादी सवाल हैं। जहाँ तक इनको मिलने का तल्लक है तो लीगली इनका केस फर्स्ट इंप्रेशन का है, और इससे पहले इस तरह का केस कोई नहीं हुआ, वो डिफेक्टिव है। उसकी वजह यह है कि जो कानून ये कहता है कि जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी पार्लियामेंट्री, उसका पार्लियामेंट में कोई शेयर होगा या पार्लियामेंट को उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट समझे कि पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है इसकी पार्लियामेंट, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी है, वो एक्सपेक्ट करती है कि वो पार्लियामेंट में चली जाएगी, तो उसने कोई लिस्ट जो है वो जो ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है, अनाउंस होता है कि फ़लाँ तारीख पे आपने पेपर दाखिल कराने हैं, फ़लाँ पे सिक्योरिटी होनी है, फ़लाँ पे फीस जमा होनी है और आखिरकार लिस्ट लगनी है, तो उस प्रोसेस का वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा बनती हैं और उसके मुताबिक लिस्ट देती हैं और अपने कैंडिडेट को कहती हैं कि आप नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं। अब इनका इशू ये है कि इनको उस वक्त पता नहीं था कि कौन सी पार्टी के साथ इलाक होना है, और ना ही उस पार्टी को पता था कि हमारे इतने मेंबर हो जाएंगे, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट पे। थे एकदम जो है 92-94 मेंबर जो है PTI वाले हमारी पार्टी में आ जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद की 94-92 सीटें हो जाएंगी। तो उस वक्त उन्होंने कोई लिस्ट जो है नहीं दी है इलेक्शन कमीशन को। अब जो कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि आपने अगर 5 या 10 रिजर्व सीट के नाम दिए हैं लेकिन आपकी सीटें 15 मान जाती हैं, तो 10 के आप नाम दिए, 5 आपके बचते हैं, तो इसका मतलब लिस्ट एग्जॉस्ट हुई, 5 के और नाम दे दें। अब इनका टेक्निकली ये है कि इन्होंने लिस्ट दी नहीं है, तो एग्जॉस्ट किस तरह से होगी? वो वर्डिंग जो लिखी हुई है कि वो लिखी है कि अच्छा, ये बताएं जदून साहब, मेरे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। मगर मैं आपसे एक बात कर लूँ यहाँ पे, मगर क्या चलें, ये तो हमने मान लिया, उस दिन भी आपके साथ बात हो रही थी जी कि इखलाकी तौर पर बनता है और कानूनी तौर पर ये इखलाक और कानून का जब मेल जोड़ कब होगा। मगर सवाल ये है कि क्या दूसरी पार्टियों का हक है, दे कैन क्लेम दीज सीट्स? जदून साहब, ये देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है, हालांकि मैं पार्टी के अगेंस्ट अपना व्यू दे रहा हूँ। इसमें जो जजमेंट एक मेंबर ने डिसेंटिंग नोट दिया है ना, मैं उससे एग्री करता हूं कि ये अगर इनका राइट नहीं बनता तो वो जो सीटें हैं ये खुद भी मान रहे हैं, और जो अगर आर्गूमेंट पढ़े आप जितने भी हैं उसके इलेक्शन कमीशन के जितने वकीलों के हैं, तो उन्होंने उस वक्त जो है ना विद इन जो आर्गूमेंट लिखे हुए हैं उनमें उन्होंने नहीं किए क्लेम की, उन्होंने यही कहा कि इनका राइट नहीं बनता। तो अगर वो इनका राइट नहीं बनता तो सीटें फिर वैकेंट होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को मेरे ख्याल में देना जो है ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप है।
जी मोहतरम सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। ये तो एक बस लेटेस्ट खबर आई जब मैं आ ही रहा था ये शो के लिए, तो ये तो सिलसिला अब लगता है कि अब शायद सुपीरियर कोर्ट में आप जाएं और रिलीफ किस हद तक मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड कर रही है? एक हल्ला बलू है, एक शोर है पार्लिमान में जो है वो हम जो चाह रहे थे कि एक वापस स्टेबिलिटी आए, वो तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही मोहम्मद साहब, और फिर ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस लूमिंग लार्ज ओवर आवर हेड्स। तो ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर होगा अगर सबने होश के नाखुन ना लिए। मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। इस तरह है कि जी रेसिपी ऑफ डिजास्टर इसलिए है कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेडन स्पीच में कहा था कि अगर शोर की बजाय शऊर होता, तो उसका जवाब है अगर चोर की बजाय शऊर होता तो ज्यादा बेहतर था। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चोरी करते ना तो फिर चीज स्टेबल नहीं रहती। या ये बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं कि अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, उसमें दूसरा कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर लिस्ट नहीं है तो फिर आपको नई लिस्ट नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंस फिर आप देखते हैं, दो चीजें होती हैं। अगर किसी जगह पे कोई चीज नहीं हुई तो आप देखते हैं, प्रेसिडेंस जाके देखते हैं कहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। 2019 में जब फाटा मर्ज हुई थी केपी में, तो वहां के 3 आजाद उम्मीदवारों ने मिलके बाप पार्टी तख्लीक की थी और उसकी कोई लिस्ट नहीं थी उनके पास। उनको वहां पे रिजर्व सीट्स दे दी गई थी। तो अगर उनको मिल गई थी, हम तो फिर एक पार्टी के अंदर है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? अगर उन्होंने नहीं दी, कोई मसला नहीं है, हम जब उनमें चले गए हैं अब हमें मिल जानी चाहिए। देखें, सवाल उठता ये है कि इन लोगों की नीयत क्या है। ये लोग, इनकी नीयत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कम से कम सीटें आए। अगर कम से कम सीटों के इनकी नीयत ना होती तो ये हमसे बल्ले के निशान ना लेते, और जैसे एएनपी को इन्होंने खाली एक फाइन करके उनका सिंबल रखा था, इस तरीके से हमें भी फाइन कर देते, बड़ा फाइन कर देते, लेकिन हमसे सिंबल ना लेते। इनकी नीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जी बात मुकम्मल करें। जी देखिए, उसके बाद फिर जिस तरीके से अगर ये चाहते तो हमसे वो पीटीआई का सिंबल ले लेते, लेकिन कम से कम ये कर लेते कि चलो एक हल्का है, वहां पे एक नेशनल असेंबली है और 2 प्रोविंशियल असेंबली है, तो उन तीनों को एक निशान दे देते, किसी एक जगह पे कर लेते। चलो इन लोगों को एक निशान दे दो, इस डिस्ट्रिक्ट में एक निशान दे दो, बेशक मुख्तलिफ निशान देते, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट। लेकिन मोहम्मद साहब, इससे क्या आपको कोई फर्क पड़ा? और सर जी, हमें फर्क अब भी नहीं पड़ेगा। अब ये लोग सब ये करेंगे ना, हमें प्रॉब्ली नेशनल असेंबली, हमें सेनेट में 1 या 2 सीटों का हमें प्रॉब्लम हो सकता है। पंजाब से हमें 1 सीट शायद ना मिले, या इस तरह हो जाए। केपी में हम शायद 1 सीट मसला आ जाए, बाकी हमें फिर मसला नहीं आएगा। लेकिन ये बता रही है इन लोगों की नीयतें, इनकी नीयतें खराब हैं, खराब थी, खराब हैं, खराब रहेंगी। और मुझे अफसोस है कि पीएमएलएन से तो मुझे पूरी तवक्को थी कि वो इस किस्म की गलत बात करेंगे। मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी का, जो कि एक अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे खड़े होने वाली पार्टी कहती है। वो कहती है हमने आइन बनाया, हमने सब कुछ किया, फलाना किया है। वो भी उन लोगों के साथ मिल गई है, हमारी सीटें खाने के चक्रों में हैं। अच्छा, एक और सवाल मोहम्मद साहब, क्या आप ये इस को चैलेंज करेंगे? और फिर कुछ मुतालबात असम्बली में आ रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बने, साइफर पे बने, ये तो आपके साबिक स्पीकर साहब की तरफ से आया, फिर मकबूल सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं। तो क्या ये बनेगा, ये बस ऐसे ही सिलसिला चलेगा? और लीगल रेमेडी आप सीटों के हवाले से क्या देख रहे हैं मोहम्मद साहब? देखिए, लीगल रेमेडी तो लीगल रेमेडी होती है ना, उसमें इन जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो वो अपना फैसला सुना दिया है। अब बात जाएगी कोर्ट में, ऑब्वियसली हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे।
हम तो आखिरी हद तक जाएंगे, हम उस वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जानबूझ के भी ऐसे कर रहे हैं, इन्होंने डिले भी करना है कि चलो ये हो जाए तो बाद में देखा जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो कितना जबरदस्त अदल पे काम करता है। एक एक चीज के ऊपर आपको सालों लग जाते होते हैं, चीजें असेंबली खत्म हो जाती है, वो चीज रिजॉल्व नहीं होती। तो वैसे ही तो हम लोग 140 नंबर पे नहीं बैठे हुए, तो ये एक लीगल बैटल है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ताला क्या हो जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा। जी, ये टाइम भी गुजर जाएगा, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। और दूसरा ये साइफर के हवाले से भी आप ये समझते हैं कि एक कमीशन बने, बहरहाल वो अब कोर्ट में उसका एक फैसला तो आ चुका है, मगर उसकी अपील भी अभी रहती है, तो उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? फिर जदून साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मोहम्मद साहब। देखिए जी, साइफर के लिहाज से हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है ना कि एक सबसे पहली बात ये हो जाती है कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं जब किसी कोई चीज मंगवाता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाता हूँ, मेरे साथ तीन बंदे होते हैं, ठीक है। एक मेरा एडीसी होता है, एक मेरा सेक्रेटरी होता है, एक मेरा पीएस होता है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों की जिम्मेदारी है। इनका काम क्या है? ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं। अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर इनसे लेकर कहता हूँ मैं लेकर भी जाना है, वो कहेंगे सर आप लेकर नहीं जा सकते। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज देयर पोजीशन, उनका काम ही यही है, इस चीज की वो तनख्वाह ले रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, मैं जून मेरे ख्याल में 22 जून या जुलाई 2022 को फॉरेन ऑफिस ने कहा है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे पास कोई मिसिंग कॉपी नहीं है उसकी, साइफर की कोई मिसिंग कॉपी नहीं, ठीक है। ये उन लोगों ने कहा था। नंबर 3, ये जो कॉपीज अगर आई थी, ये याद रखें ये ओरिजिनल साइफर नहीं है, ये उसके डिकोडेड है, और ये वो डिकोड है जो पहले दो मुख्तलिफ कैबिनेट से भी और उसके बाद इसके ऊपर दो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन करके डिमार्श भी कर दिया है। जब आप डिमार्श कर लेते, ये सारी चीजें कर लेते, तो उसके बाद फिर आप ये समझ लें कि ऑलरेडी ये डिकोडेड हो गई है, वरना ये डिस्कशन ही नहीं हो सकती। और ये याद रखें, जब आप कैबिनेट में डिस्कस करते हैं तो आप हर एक जो कैबिनेट मेंबर होते हैं, आपका टेक आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जहांगीर खान जदून साहब। आप इसका रिस्पॉन्ड भी करें, मगर मेरा एक साथ सवाल भी है आपके साथ। मोहम्मद साहब बैठे हों, कोई और बैठे हों, आप सारे पॉलिटिकल लोग हैं और मैं और आप एक क्लास के लोग हैं, एक तबके के लोग हैं, तो इसमें इतनी मुखासमत और इस हद तक जाना ये सेल्फ डिफीटिंग नहीं है? और हाँ, जो कुछ कहा मोहम्मद साहब ने, आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं जनाब जदून साहब। देखें, जो भी अब मैटर सब्जुडिस है, इनको लीगल तो रेमेडी मिली हुई है। बाज़ का देखें ना, कैसे जो फैसला होता है केस का बंदे के हक में आता है, बाज़ का खिलाफ आता है, तो आगे रेमेडी जो है वो मौजूद होती हैं। इनका सबसे जो मतलब इनको दचका लगने वाला फैसला था, वो इनकी पार्टी से जो बैट का ले लेना था, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है सो फार जो है वो डैमेजिंग हुआ है कि इनका निशान भी ले लिया गया है। चलो, निशान को उन्होंने कुछ रिकवरी की है कि इनको वोट मिल गए, MPMA बन गए हैं, लेकिन अभी जो सीटें हैं ये चली गई हैं। अब इनका देखें ना, इनका अभी ये जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बड़ा पता नहीं कितना टाइम लगेगा सीटों का, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट मेरे ख्याल में जो उन्होंने पिटीशन दी है उसमें सेक्शन 9 जो है वो मिसिंग है। अगर सेक्शन 9 का होता तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो ये हाई कोर्ट में भी रेड करेंगे, तो पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर की हद तक तो इनको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि पेशावर में इनको पहले भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो बाकी आप नहीं पता कि किस तरह इनकी स्ट्रेटजी है लीगल, लेकिन जो लेकिन अब इनके मामलात सारे जो हैं जितने भी डिपेंड कर रहे हैं वो पॉलिटिकली से ज़्यादा लीगल हैं और कोर्टों ने हल करने हैं। चाहे वो रिजर्व सीट का मसला हो, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो दूसरा 190 मिलियन केस हो, तो इनको जो भी आगे इनका क्लैरिटी आनी है, लोगों ने तो इनको मैंडेट दे दिया है, जिस तरह भी दिया है, जिस तरह आगे मतलब ये अपोजिशन में बहुत बड़ी पार्टी बन के आए, लेकिन अभी इनको जो इफेक्टिव रिलीफ मिलेगा किसी जगह पे पहुंचने का, वो अदालतों से ही इनको मिलेगा। अच्छा जी, दून साहब, आप समझते हैं कि कमीशन जो है, माजी में भी कमीशन बनते रहे हैं, मगर माजी में भी हमने कमीशन में बाई एंड लार्ज यही देखा है कि मतलब माफ़ी चाहता हूँ, यानी उसमें मिट्टी पाव टाइप ही काम होता है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट जी
जी जदून साहब। मसला ये होता है ना कि देखें, कोर्ट का निज़ाम ये है ना कि अगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तो आप तो कर सकते हैं कि आपको रिलीफ थोड़ा बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन आपने जो ट्रिब्यूनल बनाया होते हैं, मैं उस दिन भी किसी टीवी प्रोग्राम में कहा था, सबसे जो पॉलिटिकल, चाहे वो हारा हुआ है किसी भी पार्टी का है, तो जब उसका केस जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर तो उसको ये खदशा होता है कि मेरे केस लड़ते लड़ते असम्बली की टर्म या तो पूरी हो जाएगी या असम्बली किसी वजह से डिजॉल्व हो जाएगी। उसका केस तो कई ऐसे हमने देखे हैं, MNAs के केस लगे होते हैं, 3 साल के बाद जो तो असम्बली खत्म हो जाती है या 4 साल के बाद जो है असम्बली खत्म हो जाती है, तो उसका केस जो उधर ही रहता है और वो नया इलेक्शन आ जाता है। तो ट्राइब्यूनल को चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के ऐसी डायरेक्शन देंगे कि लॉ के अंदर भी लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट के अंदर कि ट्राइब्यूनल जो है हर सूरत में 6 महीने के अंदर जो है वो केस का फैसला करे। अगर ये अच्छा हुमायूं मोहम्मद साहब, ये जो कह रहे हैं जदून साहब जो कह रहे हैं, इट लॉन्ग लीगल बैटल लाइज अहेड, कि आपके सामने एक बड़ी लंबी जंग लग रही है। हमारे यहाँ जो है अदालती निज़ाम, उसकी तरफ आप भी और हम सब भी देखते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि आर यू स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, और ये जो जुडिशल कमीशन की बात हो रही है इसको फेवर करती है PTI? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारे लिए जो बैटल बनाया है ना, ये जानबूझ के बनाया है। हमारे लिए जो मुश्किल रास्ता बनाया है, ये जानबूझ के बनाया है। आपने ये देखा है, मतलब आप सोच लें, वो इलेक्शन कमीशन हमें कैसे हमारी सपोर्ट करेगा जो कि फॉर्म 45 को नजरअंदाज करके फॉर्म 47 बना रहा है। अच्छा, बाज जगहों पे इन्होंने फॉर्म 49 बनाने के बाद रिकाउंटिंग की है, मतलब वहां पे फॉर्म 49 हो जाए तो वो फिर रिकाउंटिंग हो नहीं सकती, ठीक है ना। वो भी किया हुआ है इन लोगों ने। तो आप मुझे बात बताएं, इन लोगों से हम कहाँ ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये इस लिहाज से करें। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा अफसोस की बात ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं, उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव पे या पॉलिटिकल उस पे स्टांस लेना चाहिए कि नहीं, ये हमारे, ये सीटें इनकी हैं, इनको मिलनी चाहिए। दे शुड स्टैंड। एक तरफ वो कहते हैं कि मफामत करते हैं और ये लोगों करते हैं, दूसरी तरफ वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जहां वो नोच सके वहां वो नोचे, फिर कहते हैं मफामत करते हैं। भाई किस बात की मफामत? फिर ये जब आप कमीशन की बात करते हैं, देखें कमीशन से ज्यादा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मोहम्मद साहब, लास्ट क्वेश्चन। पिछले हफ्ते भी आपने एक कॉल दी थी और उसमें लोग जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, तो क्या जो आपका लीगल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी ऑप्शन खुला है आपका, या क्या ये स्ट्रेटजी के हवाले से क्या बताएंगे कौम को? आपने देखा है कि पंजाब में ये जो अभी नई इलेक्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने क्या किया है? GPO के अंदर जो पीसफुल था उसमें आबिद अहमद शाह किधर है? ICU में है। उसको किसने पकड़ा? पुलिस वालों ने पकड़ा है। उसको कितना मारा होगा कि वो ICU में पहुंच गया। और ये सो कॉल्ड जिनको ये लीडर कह रहे हैं, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर बना के लीडर कहा हुआ है, लीडर कहने से कोई लीडर बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान जदून साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहरहाल एक रास्ता ये इस तरीके से स्टेल मेट जो हमें नज़र आ रहा है, और ऊपर से ये जो लूमिंग है जिस पे हम आखिरी हिस्से में बात करेंगे, जो कि सबसे बड़ा अजाब है और शायद वो सारे थीम सियासत के बदल के रख दे, ये जो मईशत वाला मामला है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और भी खबरें हैं, मेहमान हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया है, मगर इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, आपको सुनाएं जी। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं, ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएं। वेलकम टू द शो जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब ये बड़ी जल्दी पोजीशनें बदलती हैं। ये 2018 में भी मौलाना की पोजीशन थी और अब 2024 भी इनकी पोजीशन है, और साथ ही ये आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि आएँ अपोजिशन में बैठें और मेरा साथ दें एहतजाज में, ये गोया उनका कहना है। तो हाउ कम सो क्विकली पोजीशंस आर चेंज्ड, और इसे आप कैसे देखते हैं अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब, ये इसमें बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है कि
कल जब मैं असेंबली का इजलास देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली वही चीज हो रही थी जो 2018 में हो रही थी। इसी तरह 2018 में एक प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, नहीं करने दी जा रही थी। इसी तरह अपोजिशन कह रही थी, उनका ये ख्याल था कि धांधली हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, और एग्जैक्टली कल फिर ये मामला वो हो रहा है। मेरा ख्याल अगर हम उस वक्त इस बात की सपोर्ट कर रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है और धांधली कराने वालों को भी निशानदेही होनी चाहिए जिन्होंने की है, तो आज हमारे लिए लाजम है कि आज भी हम उसी बात पे कायम रहें कि आज मुल्क के तूल अर्ज में तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें और तमाम जमातें ये बात कह रही है, बशमूल हमारी जमात की मुस्लिम लीग भी ये बात कह रही है कि जी धांधली हुई है। तो अगर धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, अगर इलेक्शन लोगों का मैंडेट चुराया गया है, अगर वाकई उनके हक पर डाका डाला गया है, तो पहले ये डिटरमिन होना चाहिए थे। तमाम सियासी जमातों को कहना चाहिए था कि नहीं जी, हम हुकूमत लेने से पहले कमीशन बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उनके पास 8-10 दिन का होना हो, कायम होना चाहिए था। उसके बाद सारे पेश होते, अपनी अपनी बात करते और वो फैसला हो जाता कि क्या वाकई इस इलेक्शन पर डाका डाला गया, क्या वाकई लोगों की मैंडेट चुराया गया, क्या वाकई जीते जो थे उनको हरा दिया गया, जो हराए हुए थे 80-80 हज़ार वोटों से वो जीत गए। फिर एक बहुत ज़्यादा खौफनाक बात काई साहब ये मेरी नज़र में है कि जो कल मौलाना साहब ने कराची में कही है और अचकजई साहब ने असम्बली में कही है, इतना बड़ा पैसे से इलेक्शन चुराया गया है, इतना बड़ा पैसा इस्तेमाल हुआ है, कौन लोगों ने ये पैसा लिया है, ये बहुत खौफनाक बातें हैं जो पहले पिछले इलेक्शन में फ्लोर पर आ गई, ये किसी ने नहीं की थी। फिर दूसरी बड़ी बात खौफनाक ये है, इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर और लोग जीते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने जो रिजल्ट अनाउंस किया वो और था, और फॉर्म 47 रात 3 बजे के बाद जीत गए। इसलिए पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सड़कों पे है, इस वक्त पाकिस्तान के लोग एहतजाज करें। और ये मैंडेट एमएनएज का चोरी नहीं होता, ये एमएनएज पार्टीज का नहीं चोरी होता, ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है। लोग कहते हैं हमारा हक था, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने इख्तियार दिया था कि हम अपनी मर्जी का आदमी इलेक्ट करके भेजें, वोटें हमने किसी और को दी हैं, जिता किसी और को दिया है, हुकूमत कोई और बनाएगा और वो फैसला किस तरह कर सकता है जिसके पास हमारा मैंडेट नहीं है। तो ये बहुत सीरियस बात है जिसको बहुत जरूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद बातें आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं अब्बासी साहब आपके एक शॉर्ट सुन रहा था जिसमें आपने अभी तक अपनी पार्टी के साथ एसोसिएशन को नहीं, जिस तरह खकान अब्बासी साहब की भी हमें ऐसे ही राय मिलती है जिस तरह आपकी राय है, तो ये क्या आपकी पार्टी में कुछ और भी आरा ऐसी हैं, कुछ खामोश आवाज़ें और भी हैं जो आपकी आवाज़ मिला रही हैं, या आप लोग तन्हा ही हैं? देखिए काजी साहब, वक्त आ गया कि सियासी जमातों के अंदर भी रहकर सच बात की जाए। हम किस तरह, मैं पहले आपसे अर्ज किया कि जो बातें हम 2018 से पहले कह रहे थे, 2018 से कह रहे थे कि हमें इलेक्शन हराया है, 2018 से पहले हम कह रहे थे कि ये मैंडेट लोगों का जाली है, 2018 से पहले जो हम बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली आज वो हो रहा है। आज हम इसको किस तरह कह सकते हैं कि ये ठीक है? और तमाम सियासी जमातों में कुछ लोगों को छोड़कर ये आवाज लोगों की यही है। हाँ, बहुत से लोग इस बात पे बात नहीं करते बाहर आकर पब्लिकली या मीडिया पे आकर के इसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है जमातों के अंदर, इसकी एक प्राइस है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप बात सच करें, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त आ गया, अगर अब भी हम लोगों ने सच्ची बातें ना की, अब भी हम ना बोले, अब भी हम चुप रहे, तो ये मुल्क की इकानमी कहाँ जा रही है, मुल्क के मसाइल कहाँ जा रहे हैं, किस तरह अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं वो खराबी की तरफ जा रही हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है वो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पहुँच रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन के ऊपर भी अगर डाका डाला जाए, इलेक्शन करवाए इसलिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा इसलिए गया था कि दुनिया सारी में इलेक्शन करवाए जाते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, उस मुल्क के लोग फैसला करें, उस मुल्क के लोग किसको इलेक्ट करते हैं कि वो जाकर उनकी किस्मतों का फैसला करें। तो अगर हमारा जो बुनियाद है वही खराब हो जाएगी, ये फाउंडेशन ही हमारी जाली और गलत होगी, तो इस पे हमारा जो खड़ी होगी उसका क्या हाल होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हुकूमत जो बनाने जा रही है, जो फाउंडेशन है ये बड़ी कमजोर है, ये इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये मैंडेट इनका नहीं है। लिहाजा अच्छा, आप बड़े वोकल रहे हैं, आप बड़े वोकल रहे हैं और कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि इवन जो मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसमें भी आपने कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार किया था। मुनासिब समझेंगे उस पर रोशनी डालना? देखिए काजी साहब, वो एक मीटिंग के अंदर की बात है, वो बातें मीडिया में आ गई थी, बातें उसमें वीलॉग भी हुए थे। मैं अभी से नहीं, मैं जिस वक्त हुकूमत खत्म की गई थी इमरान खान साहब की, जिस वक्त
पीडीएम हुकूमत लेने जा रही थी उस वक्त से मेरा इख्तिलाफ था। मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। हमने कहा था वोट को इज्जत दो, आज हम कहाँ इज्जत देने जा रहे हैं कि आप की बात लेके पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। और आज तो मौलाना साहब ने कह दिया कि हमने हुकूमत क्यों ली थी, उन्होंने नाम भी ले लिया कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था, और हमें उस वक्त नजर आ रहा था कि ये सारा मामला गलत हो रहा है। हमने कहा था कल ये MQM वाले लोग आपको दे रहे थे, ये गलत थे। और ये इस हद तक जमातें गई हैं कि जब वो MNAs जिनको इसलिए PTI ने निकाला था कि उन्होंने कहा कि इन्होंने डिफेक्शन किया है, इन्होंने हमारी पार्टी से उन्होंने बाहर निकाला और हमने उन लोगों को टिकट हमारी जमातों ने दे दिया कि ये इनको MNA बने, उनके सारे पर हमने हुकूमत बनाई है, उनके सारे को हमने अपोजिशन लीडर चुना है। तो मैं तो उस वक्त से इख्तिलाफ रख रहा था, उस वक्त से मैं ये बातें कह रहा था। मैं कहता था कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे नजरिए के खिलाफ अच्छा, है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन गई है, इन प्लेस है, पंजाब में भी एक बहुत बड़ा सूबा है, उनकी हुकूमत है, बहुत बड़ा जो लॉन्चिंग हुई है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की, और ऊपर से सेंटर में तो दोबारा वो बने हैं। मगर और लोग, जावेद लतीफ़ साहब से भी जब मैं उनको सुनता हूँ तो वो ये हुकूमत लेकर भी वो यूं क्यों नाराज़गी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो तो यानी आवाज़ में आवाज़ मिला के बात करते हैं। तो ये कितनी आवाज़ें हैं और इन आवाज़ों की क्या अहमियत है? देखिए, ये तो मैं कैसा कुछ नहीं कह सकता कि इनकी अहमियत क्या होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अब पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे उनको जरूरत करनी होगी। मैं अभी की आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे लोग इलेक्ट हुए हैं उनसे किसी ने ये नहीं पूछा, एक रस्मन एक मीटिंग बुला लेते और उनसे पूछ लेते कि हमने इस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने इस आदमी को स्पीकर बनाना है, हमने इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हमने इस आदमी को सदर बनाना है। यानी कितनी तौहीन है पार्लियामान और उसके मेंबरों की, उनसे नहीं पूछा गया। ये फैसले चंद अफराद ने बैठ के कर दिए और फिर कहा कि लाइन में खड़े होकर अब्बास साहब ने वोट देनी है। हमने फैसला कर लिया कि इस मुल्क का सदर कौन होगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और वो MPs या MNAs जो इलेक्ट होके आए थे, जिन्होंने वोट देना था, कोई रस्मा ने आप उन्हें बुला के अगर पूछ लेते कि जी आप क्या कहते हैं कि हम किसको बनाना चाहिए, क्या आप कोई अपनी राय दें। तो जब इस हद तक भी आप अपने लोगों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो नौकरी है काजी साहब, बस अगर कोई नौकरी कर सके तो उसे करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहा। अच्छा अब्बासी साहब, एक बड़ी ना मैं एक कोई रजायत चाहिए, कोई थोड़ी ऑप्टिमिज्म भी चाहिए। यानी मैं आजकल कभी बड़े बड़े अदवार देखे, मगर ये जितना पेसिमिज्म आ गया है और जितनी लड़ाई है, इल्ज़ामात की नौयत है, जो कहानियाँ ये तो बड़ा डिप्रेसिंग है आवाम के लिए। कोई सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं आप? देखिए मियां काजी साहब, सिल्वर लाइनिंग कहाँ से हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की आवाम ये कह रही हो कि महंगाई में तड़प रही हो, बेरोजगारी घरों में देरे डाले हों, जब डॉलर कहाँ पहुंच गया हो, जब प्राइसेस कहाँ हैं, लोग बिल नहीं दे सकते, लोग अपने लिए कितनी तंग हैं, उस वक्त हुक्मरान बैठ के अभी तक एक वक्त में भी ये सारी सियासी जमातों के लीडर ये नहीं बैठे कि ये हमारा प्रोग्राम होगा कि हम महंगाई में कमी करेंगे, हम इस कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश से कि हम करेंगे कि बेरोजगारी में कमी हो, हम करेंगे कि बिजली के बिल कम हो, हम चाहेंगे कि बैरूनी जो कर्जा खड़ा है इसको किस तरह उतारेंगे। वो सिर्फ बंदर बांट कर रहे हैं इक़्तिदार का। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन अब्बासी साहब, खाकम बदान, मैं तो ये नहीं चाह रहा, मगर मौलाना बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं ये पार्लियामान अपना वक्त पूरा करती नज़र नहीं आती। ये बात पहले उन्होंने उस पार्लियामेंट के बारे में भी कही थी और फिर चलें उसने पूरा तो वक्त किया, मगर किस अंदाज में? आपको लगता है कि या हम दुआ करें कि ये अपना वक्त पूरा करे? अब्बासी साहब, दुआएं तो बिल्कुल जरूर आपको करनी चाहिए काजी साहब, अगर कोई बेहतर करे तो कोई इसके लिए वो खत्म ही करवाएं तो करवाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तमाम दुआओं के बावजूद भी ये काम चलने वाला नहीं, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है कि ये कुछ अरसा भी निकाल सके। पूरी करना तो नामुमकिन बात है। लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुस्लिम लीग नून के ये लीडर हैं, लायलिस्ट भी रहे हैं और लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ इन लोगों को पैसिफाई करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये मईशत का जो अज़ाब जिस पे हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, इससे कौन निपटेगा? वरना ये सारी कहानियाँ पस मंज़र में चली जाएंगी और बिजली के बिल और गैस के बिल यूँ आके हमें डराया करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनसे रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है भाई अहम शख्सियत मैशत के हवाले से एक बड़ा नाम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप हमें गाइड करते रहते हैं। तो बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जो आपने एक पिक्चर पेंट की थी और आके हमें यानी आते रहे हमारे शोज़ में, तो लगभग उसी तरह की सूरत हाल तुलू होती नज़र आती है। अब यहाँ हम खड़े हैं, अभी मैं ख़बर देख रहा था कि जी 1300 अरब रुपए के टैक्स और स्लैब कर रहे हैं। कैसी मैशत बनती नज़र आ रही है, क्योंकि वो जो असल मसला प्राइसेस का है, तो क्या रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर ही होगी या कुछ और भी तवक्कुआत हम रख सकते हैं नई जो हुकूमत आई है? डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ही जो इस वक्त के अहम इश्यूज हैं उस पे होता है और मैं जो पार्टिसिपेट करता हूँ खुशी से करता हूँ। शुक्रिया सर। अब आपने एक बहुत अहम सवाल किया है कि जो हमें अपने टैक्सेस में रेवेन्यू में जो नुमाया तौर पर इजाफा करना है और आने वाले साल का बजट जब हम पेश किया जाएगा तो यकीनन अगर हम IMF प्रोग्राम नए प्रोग्राम में जा चुके होंगे तो बहुत ही सख्त किस्म का टारगेट आने वाला है और उसके नतीजे में हमें शायद कम से कम 1500 से 2000 अरब एडिशनल टैक्सेशन करनी पड़ेगी अगले साल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो एडिशनल रेवेन्यूज़ हैं ये क्या हम सेल्स टैक्स के एग्जम्पशंस और जो लोअर रेट्स हैं वो कट करके बढ़ा दें रेवेन्यू, या हम किसी तरह से कोई एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह में और इजाफा कर दें। ये सरासर गलत पॉलिसी है, गलत से गलत पॉलिसी। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो शुरफा हैं जो बहुत कम इनकम टैक्स देते हैं, और आपको तो हैरत होगी एक ज़माने में पाकिस्तान में एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था और हमारे शुरफा ने उसको भी ख़त्म करवा दिया। आज की पोजीशन ये है कि आपके शुरफा जो हैं पाकिस्तान को, उनको टैक्स के निज़ाम से कोई 4000 अरब के मराद मिले हुए हैं, एग्जम्पशंस हैं, रिलीफ्स हैं, लोअर रेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब वक्त, मैं पिछले काफ़ी अर्से से आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ कि ये वक्त आया है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के निज़ाम की तरफ हम आगे बढ़ें और कोशिश करें कि इसके नतीजे में हमारे रेवेन्यूज़ में नुमाया तौर पर इजाफा हो और उससे हम अपने गरीब तबका जो है, जो और परेशान कुन हालात में जा चुका है, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने की इस तरह से कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिगर आती है, आप जैसे और भी बड़े हमारे मेहमान हैं, कि जी तकरीबन जो इनफॉर्मल या ब्लैक इकॉनमी कह लें, ग्रे कह लें, वो उतना ही साइज़ है उसका जितना साइज़ जो है वो आपकी सो कॉल्ड जो वाइट इकॉनमी का है। एक तो ये बात, और दूसरा ये कहा जाता है कि 20,000 अरब रुपए का टैक्स भी, ये गालिबन डॉक्टर इकरामुल हक साहब की फिगर है जो टैक्स पे काम उनका देखते रहते हैं, तो ये हो सकता है। तो ये 1500 अरब रुपया हम ये अगर मैनेज कर लें तो नेक नामी भी होगी, मगर हु विल बेल द कैट, ये अपने तबके को हाथ डालेंगे? बात दरअसल ये है कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच के, और इसकी थोड़ी सी आपने इंडिकेशन इलेक्शंस में भी देखा कि लोग अब ये चाहते हैं कि निज़ाम जो है वो जस्टिस और अदल इंसाफ की तरफ आगे बढ़े। और अगर हम ये सेल्स टैक्स, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स वगैरह बढ़ाते रहेंगे तो खुदा न खास्ता एक वक्त ऐसा आ सकता है अनकरीब जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए एक तरह से सेल्फ इंटरेस्ट में है कि हमारे शुरफा जो है अब वो आगे बढ़ें और कोशिश करें कि किस हद तक जो है अब कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाएं। अच्छा, एक और बॉडी भी बनी है SIFC, और उसका नाम हमने ज़्यादा सुना जब ये डॉलर की कीमत में एक स्लाइड थी तो वो रुकी भी। बहरहाल वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स का भी यानी कमी आई थी। अब ये इसके हवाले से FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है, एक राय है
कि टैक्स कलेक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुबैना तौर पर ये FBR है, जिसको हमें रेडिकली चेंज करना पड़ेगा। डू यू लैंड टू दिस, ये जो एक्सप्लेनेशन है? देखिए, यकीनन टैक्स जो निज़ाम होता है उसमें करप्शन जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, इवेजन भी होता है, करप्शन भी होता है। और यकीनन हमने देखा है कि काफ़ी हद तक पिछले सालों में ऐसा होता रहा है। मगर मैं एक बात आपको समझा दूं कि जो हमारा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम है, उसमें जो खूबसूरती है या अच्छी बात है कि रेवेन्यूज जो हैं वो एक, जिसे हम कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स से हो जाते हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस के निज़ाम से ऑटोमेटिकली करता है। अब एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की अर्निंग्स पर बैंक जो है वो 1% का है। तो ये निज़ाम हमने पिछले 25 साल में डेवलप किया। अल्लाह का फजल है कि इस पर हमने काम बहुत किया था 90s में, और उसके नतीजे में अब 60 से 65% रेवेन्यूज जो हैं इनकम टैक्स में वो ऑटोमेटिक हैं, उसमें कोई असेसमेंट का पहलू नहीं है और कोई करप्शन की इस लिहाज से गुंजाइश कम है। अलबत्ता इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़रूर गुंजाइश मौजूद है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने जो एक्साइज ड्यूटीज़ को बेतहाशा बढ़ाया है, ख़ासतौर पर सिगरेट्स पर, उसके नतीजे में मेरा अपना अंदाज़ा है कि इवेजन और करप्शन का पैमाना बहुत बढ़ चुका है। यकीनन हमें FBR के सिस्टम को बेहतरीन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जिस हद तक हो सके जाना चाहिए। मगर आप जो है, इस वक्त आप पर बहुत प्रेशर है कि आप रेवेन्यूज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएं। अगर आप एक बड़े रिफॉर्म की तरफ जाते हैं FBR के, तो हो सकता है कि बीच में कोई सिलसिला जो है गड़बड़ हो जाए तो उसमें रेवेन्यूज़ मुतासर हो सकते हैं। तो इस पर बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो की है आज की मईशत में जो बुनियाद है वो तो आपकी एक्सपोर्ट है। भले मतलब मैं जापान के कर्जे देख रहा था, हमसे तो कई ज़्यादा है, मगर उनकी अर्निंग इतनी है कि वो सस्टेनेबल है। अब ये यहाँ पर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, जो ऑकली झील है, और उसमें सारे अवॉइड करते हैं बात करना, इवन हुकूमत भी जो है वो चश्मपोशी करती है। जब तक हम उसको रीजनेबली नीचे लेके नहीं आते तो इंडस्ट्री कैसे ख़त्म होगी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, इवन कुछ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि, बल्कि एक वज़ीर साहब ने कहा था कि इट्स अ डे लाइट रॉबरी विच इज़ कंटिन्यूइंग सिंस 1993। कोई आपको विल, ताकत या लगता है इतना जान ये हुकूमत इनको हाथ डाल सके? देखिए, बात यह है कि हमने दोनों तरफ से अपने बरामदात को स्क्वीज़ किया। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 2-3 साल में, इसलिए कि आपने बिजली और गैस के निर्खों में बेतहाशा इजाफा किया। एक वक्त ऐसा था कि हमने अपने एक्सपोर्ट यूनिट्स को कंसेशन या सब्सिडी के तहत हम टैरिफ्स चार्ज किया करते थे। ये तकरीबन 1-1.5 साल पुरानी बात है। IMF ने इसे बंद करवाया। दूसरी तरफ हम अपने एक्सपोर्टर्स को रीफाइनेंसिंग जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर स्टेट बैंक दिया करती थी, वो भी IMF ने ख़त्म करवाया। और IMF का आर्गुमेंट ये था कि भाई ये सब आप इसलिए करते हैं कि आप एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिन नहीं करते। असल जो इनकम होती है एक्सपोर्टर्स की वो एक्सचेंज रेट के जरिए होती है। तो आप कम से कम मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाइए। अब आज के हालात जो हैं इस हद तक परेशान कुन हैं बरामदात के मामले में कि एक्सचेंज रेट को तो फिजिकली अपने सप्रेस किया हुआ है, इंपोर्ट्स को रोक कर। आपने एक्सपोर्टर्स को अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी कॉस्ट्स में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस साल अगर चावल की एक्सपोर्ट अच्छी नहीं होती इसलिए कि हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट कुछ कम हुई है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो वाज़ेह तौर पर गिर रहे थे। तो ये पॉलिसी, एक्सपोर्ट हमारे बदन का खून है, इस पर तवज्जो देना है। हमने बड़े अच्छे इंसेंटिव्स रखे हुए थे, वो सब विड्रॉ कर दिए गए हैं और एक्सचेंज रेट को आपने आर्टिफिशियल सप्रेस किया हुआ है। एक्सपोर्टर स्क्वीज हो रहे हैं।
और टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसके शरह नमू जो है वो गिरती जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, यूजुअली वी ऑलवेज ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमिक इशूज़, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी के इशूज़ भी आते हैं। एक तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि ये जो खान साहब ने ख़त लिखा है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और सेकेंडली IMF ने भी क्यों मुलाकातें, ये इस तरह से माजी में हमने नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे वो मुलाकात भी की उन्होंने आके, और अब ये एक इशू बना हुआ है। और क्या इस ख़त का कोई असर पड़ सकता है? और एक और भी र्यूमर मिल चल रही है कि जी जो FDI है वो मुतासर हो सकती है, हमारे इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका जवाब आपको दे दूं। देखिए, हम सब को ये कहा गया था पिछले साल जून के जब SIFC कायम हुआ था कि कोशिश ये है कि SIFC इसलिए बनाया गया है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें, ईज़ ऑफ बिजनेस करें, मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दें और कोशिश करें कि वाज़ेह तौर पर FDI पाकिस्तान में आए। एक वक्त तो ऐसा आया जब SIFC ने एक तरह से टारगेट भी सेट कर दिया कि हम $70 अरब 3 साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे FDI जो $1 अरब तक भी नहीं पहुंचाए हर साल। देखिए, बात यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त आता है जब एक मुल्क के अंदरूनी हालात बेहतर हों। अब आप मुझे ये बताइए कि 2022-23 में आपने जो प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन है वो बहुत सख्ती से रोक दी थी। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो कहेगा कि भाई जब मेरे प्रॉफिट मैं अपने पास नहीं बुलवा सकता हूँ, ले आ सकता हूँ, तो क्या फ़ायदा है एक मुल्क में जाने का। तो इस वक्त विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स SIFC ने जो प्रॉमिस किया था वो अभी तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ आप ख़त पे आ जाइए जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है। अपेरेंटली उसका टेक्स्ट तो हम में से किसी ने नहीं देखा, मगर देखिए बात यह है कि IMF एक फाइनेंशियल इदारा है। IMF का इस तरह के इश्यूज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सियासी इश्यूज हैं। यकीनन उनका ताल्लुक़ कुछ हद तक, वो कहते भी रहे हैं अपने स्टाफ रिपोर्ट्स में, करप्शन और गवर्नेंस से उनका ताल्लुक़ है। मगर जो इलेक्शंस में अगर कोई धांधली हुई है तो उससे उनका कोई ख़ास कांटेक्ट या ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा ये नामुनासिब ख़त था और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ से पाकिस्तान की बाहर की पोजीशन और ख़राब होती है। आपने जिक्र किया कि IMF मिल चुका है, लोग पार्टी से वो मिलता है कि उनसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में कुछ पता चले कि एक कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है या नहीं, या क्या हो रहा है। अब आप ये देखिए कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है आज पाकिस्तान में, और अब सोचना यह है कि एक काफ़ी एक्सट्रीम डिफरेंस है पार्टीज़ में पॉलिसीज़ पर, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में। तो क्या वो कंसेंसस इवॉल्व कर पाएंगे मुख्तलिफ मेजर सख्त पॉलिसीज़ पर? ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस एंड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन। हमें समझने में आसानी हुई। वो इसके नाखुन तो लेने पड़ेंगे क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप वॉकिंग टूवर्ड्स दी प्रेसिपिस। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।